हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 223। इससे पहले इस कहानी के 222 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, तेरा और उसका कोई भी मैच नहीं है नकुल। आज नहीं तो कल तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो खुद जाएगा तो फिर तेरी कम इंसल्ट हो नहीं होगी, लेकिन अगर इन लोगों ने तुझे निकाला ना अपने हाथों से, तू तो जिंदगी भर आईने में खुद को देख भी नहीं पाएगा। इतना करीब मत जा उसके, मत जा डेट पर उसके साथ। वो तो अभी नादान है, लेकिन तू तू तो समझदार है ना। तूने तो दुनियादारी देखी है, तूने तो दुनिया का हर रूप देखा है। नकुल भी अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा था। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। नकुल प्रज्ञा के साथ डेट पर जा रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा खुश भी था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे फिर से उसकी औकात याद दिला दी थी। नकुल कुछ देर तक तो मिरर में खुद को देखता रहता है और फिर आखिरकार उसने भी ये डिसाइड किया कि वो प्रज्ञा के साथ डेट पर कहीं भी नहीं जाएगा। वो प्रज्ञा से कोई भी दोस्ती नहीं करेगा, और वैसे भी वो हमेशा के लिए वहाँ पर तो नहीं रहने वाला था। एक ना एक दिन तो, या फिर एक ना एक दिन तो उसे खुद ही ये सब कुछ छोड़कर वहाँ से चले जाना है, या फिर धक्के मार कर उसे यहाँ से निकाल देते वो लोग। नकुल भी जाकर अब चुपचाप से सोफे पर बैठ गया था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अब बाहर जाने की। हालांकि उसका मन कहीं ना कहीं प्रज्ञा के लिए धीरे धीरे झुकने लगा था, मगर फिर भी वो बहुत अच्छे से जानता था उसका और प्रज्ञा का कोई भी फ्यूचर नहीं है। उसने हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और फिर प्रज्ञा को मैसेज कर दिया। वहीं प्रज्ञा, जो कि बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी और फिर अपनी स्कूटी लेकर एक नज़र प्रताप हाउस को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। करीब 1 किलोमीटर के बाद उसने अपनी स्कूटी बस स्टैंड पर रोकी और फिर नकुल का इंतजार करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। हालांकि उसने भी नकुल के साथ अपना फ्यूचर नहीं सोचा था एक बार भी। उसे तो बस उससे थोड़ी सी अट्रैक्शन हो गई थी, लेकिन फिर भी वो नकुल के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती थी। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो खुद से ही बोलती है कि यार, अभी तक ये आया क्यों नहीं। मैं लड़की होकर इतनी जल्दी तैयार होकर यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन वो तो लड़का होकर अभी तक तैयार ही नहीं हुआ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आना ही ना चाहता हो मेरे साथ। मैं उसे धमकी देकर तो आई थी। प्रज्ञा ने भी अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला और फिर जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, नकुल का मैसेज आया हुआ था। प्रज्ञा के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी नकुल के मैसेज को अच्छे से रीड किया तो उसमें लिखा हुआ था कि देखो प्रज्ञा, मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। उज्जैन में मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे चीट नहीं करना चाहता हूँ। देखो प्लीज़ समझो बात को, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी फैमिली से झूठ बोलकर कहीं भी ना जाओ, चुपचाप से घर वापस आ जाओ। प्रज्ञा का दिमाग तो एकदम से खराब हो गया था। उसने भी मैसेज को रीड किया और फिर फ़ोन बैग में रखा और अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस से अपने घर आ गई। उसने स्कूटी प्रताप हाउस के गार्डन में आकर रोकी और स्कूटी से उतरकर सीधा अंदर चली गई। तब तक सभी लोग गार्डन में भंडारे का सामान ही समेट रहे थे। प्रज्ञा का आना जाना तो लगा ही रहता था, इसीलिए किसी ने भी प्रज्ञा से कुछ भी नहीं पूछा था। प्रज्ञा भी सीधा नकुल के कमरे में चली गई और उसने भी नकुल की तरफ घूर कर देखा तो वो उदास मन से सोफे पर बैठा हुआ था। प्रज्ञा ने भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ हेलमेट नकुल की तरफ फेंक कर मारा। जैसे ही हेलमेट नकुल के बराबर में आकर गिरा, वैसे ही नकुल ने हैरानी से सिर उठाकर सामने की तरफ देखा तो प्रज्ञा एकदम से सुलगती हुई आंखों से नकुल को घूर कर देख रही थी। प्रज्ञा को ऐसे देखकर तो नकुल की सांसें एकदम से अटक गई थी। उसे यकीन आ गया था कि अब उसकी खैर नहीं है। अब तो प्रज्ञा उसका क्या ही हाल करेगी। नकुल धीरे से उठा तो प्रज्ञा गुस्से में नकुल के पास आ गई और उसने भी नकुल के दोनों ही कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ हल्का सा खींचा और गुस्से से बोलती है कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, उज्जैन में गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, मेरा पागल बना रहे हो तुम। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की हूँ। मान लेती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई भी मेरे फ्रेंड में नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे भाई किसी को मेरा फ्रेंड बनने ही नहीं देते हैं। लेकिन इतनी भोली भी नहीं हूँ मैं जितना कि तुम मुझे समझ रहे हो। आई बात समझ में तुमको? लड़का देखकर बता देती हूँ
हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है। नकुल भी खामोशी से अभी प्रज्ञा की तरफ ही देखे जा रहा था। प्रज्ञा ने भी अपनी चुटकी बजाते हुए कहा कि मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या तुमने? मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। तुम्हें हाथ लगाती हूँ तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो तुम शर्म के मारे खुद ही अपनी नज़रों को नीचे कर लेते हो। तुम्हें डेट के लिए पूछा तो फिर मेरे गाल कम लाल हुए, तुम्हारे ज़्यादा हो गए। और तुम कहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तुम मुझसे झूठ बोलोगे? प्रज्ञा, सच्चा देवा से झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारा मुंह तोड़कर न तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझे ना? अब चुपचाप से मेरे साथ डेट पर चलो, वरना मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारा क्या करूंगी। एक बात याद रखना नकुल, मैं अपनी जिद पर आ जाऊंगी ना तो फिर मेरी फैमिली से भी मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। मैं अगर तुम्हारा कॉलर पकड़कर सबके सामने खींच कर लेकर जाऊंगी और ये कह दूंगी ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर तो नकुल की आंखें अभी की अभी एकदम से फटी की फटी रह गईं और वो प्रज्ञा की तरफ देख रहा था। इतनी दूर की तो नकुल ने भी नहीं सोची थी। तो वहीं प्रज्ञा ने भी एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अगले ही पल प्रज्ञा ने भी अब जल्दी से अपनी बातों को कवर करते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं सबको जाकर बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए जा रहे हो। अब बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हें मेरे साथ जाना है या फिर नहीं? तुम मेरे साथ शांति से चलोगे या फिर मैं घर में हंगामा कर दूं जाकर? तब तो मेरे साथ चलोगे ना? डरती नहीं हूं मैं किसी से भी, समझे तुम? नकुल भी अभी प्रज्ञा की तरफ ही देखे जा रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि अरे देवी जी, लेकिन मैं तो डरता हूँ ना। प्रज्ञा ने अगले ही पल अपनी चुटकी बजाते हुए कहा कि अब कुछ बोलोगे भी या फिर नहीं? मतलब कुछ बोल नहीं सकते हो लेकिन इशारा तो कर सकते हो ना, इशारों में ही कुछ बताओगे या नहीं? नकुल ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। प्रज्ञा ने इस बार अपनी कमर पर हाथ रखा और गुस्से से बोलती है कि मतलब पिटना चाहोगे तुम? नकुल ने भी मुंह बनाकर प्रज्ञा की तरफ देखा तो प्रज्ञा बोलती है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ इसीलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि तुम बोलते नहीं हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सारी बातें नहीं सोचती हूँ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी की कमी देखकर उसका साथ छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हारा साथ। और अब अगर तुम खुशी से नहीं चल रहे हो तो फिर ठीक है, तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा मुझे, वो तो मैं जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर प्रज्ञा ने भी एक हाथ से अपना हेलमेट उठाया और दूसरा हाथ नकुल की बाजू पर रखा और फिर उसे खींचकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। नकुल को तो एकदम से घबराहट हो रही थी। अगर घर में कोई उसे ऐसे देख लेता तो उसे खुद नहीं पता है कि उसका क्या ही होता। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। इतना तो नकुल भी समझ गया था कि प्रताप फैमिली इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। प्रज्ञा भी नकुल को खींचकर कमरे से बाहर ही लेकर आई थी कि तभी नकुल ने भी अपने पैरों को अब वहीं पर जमा लिए थे। प्रज्ञा ने हल्का सा पलटकर नकुल की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि क्या है अब? चलना तो पड़ेगा ना तुम्हें? अब बताओ, खुशी से चलोगे या फिर मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊं? नकुल ने भी बस धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो प्रज्ञा के चेहरे पर भी बहुत ही प्यारी सी और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। प्रज्ञा ने भी अपनी चुटकी बजाते हुए कहा कि अब चुपचाप से 10 मिनट के अंदर मुझे बस स्टैंड पर मिलना, ओके? वरना अगली बार आऊंगी ना तो फिर सीधा कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारूंगी, समझ गए ना तुम? इस बार मुझे आने की जरूरत ना पड़े। नकुल ने भी बस धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रज्ञा भी कमरे से वापस अपने बालों को ठीक करती है और एक टिश्यू पेपर लेकर अपने चेहरे पर हल्के से मेकअप को सही करती है और फिर अपने दुपट्टे को ठीक करके नकुल को देखकर मुस्कुराकर बोलती है कि कैसी लग रही हूँ मैं? नकुल कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही प्रज्ञा ने फिर से कहा कि मैसेज करके बता देना कैसी लग रही हूँ मैं, ओके? और अगर किसी भी लड़की की तारीफ नहीं करनी आती है ना तो फिर इंटरनेट से सर्च करके मेरी तारीफ कर देना। मुझे ना अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी तारीफ नहीं की ना तो फिर मुझे खुद नहीं पता है नकुल, मैं तुम्हारा क्या करूँगी, समझ गए ना? नकुल को भी अब धीरे धीरे गुस्से से प्यार भरी धमकी देकर प्रज्ञा भी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई थी। और उसके जाते ही नकुल ने भी खुद को मिरर में देखा और फिर अगले ही पल उसकी हंसी एकदम से छूट गई और वो हंसने लगा। सच में क्या आफत लड़की थी प्रज्ञा। तो वहीं प्रज्ञा भी वापस से बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई थी और 10 मिनट के बाद नकुल भी पैदल चलता हुआ वहां पर आ गया था।
नकुल को देखकर प्रज्ञा ने भी जल्दी से अपना हेलमेट पहना और फिर एक हेलमेट नकुल की ओर बढ़ा दिया। नकुल ने भी हेलमेट ले लिया और उस हेलमेट को पहन लिया। प्रज्ञा की स्कूटी के पीछे आकर नकुल भी बैठ चुका था और फिर प्रज्ञा बोलती है कि वैसे तो तुम्हें कार में भी लेकर जा सकती हूँ मैं, लेकिन घर वाले मुझे कार नहीं चलाने देते हैं ना, इसीलिए स्कूटी से ही काम चलाना पड़ता है। वो मैंने एक बार किसी को ठोक दिया था ना, इसीलिए स्कूटी से भी किसी को ठोक दूंगी ना तो फिर स्कूटी भी चलाने नहीं देंगे, इसीलिए बहुत आराम से चलानी पड़ती है। नकुल के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर प्रज्ञा ने भी हल्का सा पलटकर नकुल की तरफ देखा और कुछ देर तक तो नकुल को ही देखती रह गई और फिर धीरे से बोलती है कि नकुल, एक बात बोलूं तुमसे, तुम ना बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और जब तुम छोटी सी मुस्कुराहट पास करते हो ना तो फिर और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हो, सच कहती हूँ। नकुल को सच में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। प्रज्ञा की बातों को सुनकर प्रज्ञा ने भी नकुल की नज़र उतारते हुए कहा कि मैं वारी जाऊं तुम्हारी इस शर्माने पर, अब चलें। नकुल ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर प्रज्ञा ने भी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी। करीब आधे घंटे के बाद प्रज्ञा ने भी स्कूटी एक कॉम्प्लेक्स के बाहर आकर रोकी और फिर दोनों ही स्कूटी से उतरकर सीधा मॉल के अंदर चले गए। अगले 10 मिनट में प्रज्ञा और नकुल एक बड़े से हॉल में मौजूद थे, जहां पर बहुत सारे डबल बेड रखे हुए थे। बहुत सारी चेयर्स भी रखी हुई थी जिस पर सिंगल बंदा बैठकर आराम से मूवी देख सकता था। मतलब वो थिएटर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वहां पर बहुत सारे कपल्स आए हुए थे। ये सब देखकर तो नकुल को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। थोड़ी क्या, बेचारे को सच में बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो वहीं प्रज्ञा ने भी अब नकुल की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर सीधा एक बेड के पास आ गई। प्रज्ञा ने भी अपनी हील्स उतारी और फिर नकुल की तरफ देखकर बोलती है कि अरे बैठो ना, खड़े क्यों हो तुम। नकुल भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। प्रज्ञा ने भी नकुल का चेहरा पकड़कर थोड़ा सा प्यार से कहा कि बेफिक्र रहो तुम, तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाली हूँ मैं। इतने भी ज़्यादा पागल नहीं हूँ मैं, इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल भी तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगी, बैठो चुपचाप से। नकुल भी बैठ गया और प्रज्ञा ने भी नकुल के पैरों पर हाथ लगाया ही था, उसके जूते रिमूव कर दिए और ये देखकर तो नकुल ने भी जल्दी से प्रज्ञा का हाथ पकड़ लिया। प्रज्ञा बोलती है कि ओ गॉड नकुल, तुम कितना ज़्यादा शरीफ हो यार, मैं जूते उतार रही हूँ तुम्हारे पास। नकुल ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी तो प्रज्ञा ने भी हाथ बांधकर कहा कि क्यों, मैं तुम्हारे जूते नहीं उतार सकती हूँ क्या। नकुल ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने पैर पीछे खींचे और अपने शूज को खुद ही रिमूव कर लिया। इतने में ही प्रज्ञा भी जाकर नकुल की दूसरी साइड बैठ गई। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन और तकिया रखे हुए थे ताकि एडिशन अपने हिसाब से उन्हें अपने कंफर्ट के लिए यूज कर सके। तो नकुल ने भी अपने शूज रिमूव करके बेड पर अपने पैर फैला लिए। प्रज्ञा ने भी वहां पर रखे हुए 2-3 क्वेश्चन नकुल के बैग में लगाए और फिर एक हाथ के नीचे लगाया और फिर एक क्वेश्चन उसके सिर के थोड़ा सा पीछे लगाते हुए बोलती है कि अगर मैं जूते उतार देती तो क्या हो जाता, कोई आफत आ जाती क्या, जो तुम मुझे रोक कर खुद ही अपने जूते उतारने लगे। नकुल ने भी अपना फ़ोन लिया और फिर प्रज्ञा को मैसेज कर दिया। प्रज्ञा ने भी मैसेज रीड किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था कि उसने नकुल जैसे इंसान को पसंद किया है और कहीं न कहीं अब प्रज्ञा को नकुल बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। नकुल ने मैसेज में लिखा था, कुंवारी लड़कियां कन्या के बराबर होती हैं और कन्या से पैर नहीं छुआते हैं हमारे यहाँ, ये सब बड़ी माँ ने बताया है मुझे। प्रज्ञा ने भी इस बार नकुल की तरफ प्यार से देखा और फिर एक बार फिर से उसके गाल पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ लगाकर उसके गालों को हिला दिया। नकुल थोड़ा सा पीछे हो गया और फिर नकुल उस थिएटर को देख रहा था क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा और इतना अच्छा थिएटर देखा था। इतने में लाइट ऑफ हो जाती है और सामने बेड से स्क्रीन पर मूवी चलने लगती है। तभी नकुल के हाथ पैर तो एकदम से ठंडे पड़ गए थे क्योंकि प्रज्ञा ने अपना सर नकुल की बाजू पर रख लिया था। नकुल जो कि इस वक्त बहुत ही ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहा था और अब उसका ध्यान स्क्रीन से हटकर प्रज्ञा की तरफ आ गया था। वो प्रज्ञा से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहता था क्योंकि उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से भाग रही थी, लेकिन प्रज्ञा तो नकुल के और भी ज़्यादा करीब आना चाहती थी। वो नकुल की बाजू को कसकर पकड़े हुए बैठी हुई थी और उसने भी अपना सर नकुल की बाजू पर रखा हुआ था। नकुल की हार्ट बीट तो अब एकदम से तेज हो गई थी। प्रज्ञा की तो हंसी एकदम से छूटने ही वाली थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसती नहीं है।
वो नकुल की घबराहट को महसूस कर रही थी। नकुल ने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके प्रज्ञा का हाथ अपने हाथों से हटाया और फिर थोड़ा-सा सर पीछे रखा और बाजू से थोड़ा-सा दूर कर दिया। वो थोड़ा-सा खिसक कर अब प्रज्ञा से हल्का-सा दूर हो गया था, तो प्रज्ञा भी नकुल की तरफ ही देखे जा रही थी। लेकिन नकुल उसकी तरफ ना देखकर वहाँ पर रखे हुए कुशन को देख रहा था। उसने भी धीरे-धीरे कुशन को ऐसे उठाया जैसे प्रज्ञा उसे नोटिस नहीं कर रही है। उसने भी अपने और प्रज्ञा के बीच में कुशन और तकिया की एक छोटी-सी दीवार बना दी थी, ताकि वो दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो सकें, जो सीधा-सीधा सिग्नल दे रहा था कि वो नहीं चाहता है कि प्रज्ञा उसके करीब आए। तो वहीं प्रज्ञा भी अभी नकुल की मासूमियत और उसकी शराफ़त देखकर उस पर और भी ज़्यादा फ़िदा होने लगी थी। कहीं न कहीं उसके दिल में तो अब उसके लिए और ज़्यादा इज़्ज़त आ गई थी। अब तो प्रज्ञा का दिल नकुल के लिए धड़कने लगा था। प्रज्ञा अभी भी नकुल की तरफ ही देखे जा रही थी, क्योंकि नकुल जानता था कि प्रज्ञा अभी उसे ही देख रही है। ये भी जानता था कि क्यों देख रही है, लेकिन फिर भी नकुल बस प्रज्ञा का देखना पूरी तरह से इग्नोर करके स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था। तभी प्रज्ञा की मीठी सी हंसने की आवाज़ नकुल के कानों में पड़ती है, और नकुल, जो कि एक बार फिर से शर्मा गया था, और ये देखकर तो प्रज्ञा को अब एकदम से हंसी आने लगी थी, और प्रज्ञा जोर जोर से हंस रही थी, और नकुल भी गर्दन नीचे करके बस शर्माए जा रहा था। नकुल की नज़रें तो मूवी पर थी, लेकिन ध्यान प्रज्ञा पर ही था। प्रज्ञा की नज़रें भी नकुल पर ही टिकी थी। वो बस नकुल को ही देखे जा रही थी, जैसे नकुल को देखकर उसका जी अभी तक ना भरा हो। वो बस उसी की तरफ ही देखते रहे। जब जब नकुल अपनी पलकें झुकाता, प्रज्ञा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती। प्रज्ञा महसूस कर रही थी कि नकुल कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है वहाँ पर, और नकुल का ऐसे करने से तो प्रज्ञा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था उसे परेशान करने में। फाइनली इंटरवल हो जाता है और वो लाइट्स ऑन हो गई थी। प्रज्ञा भी नकुल की तरफ देखकर बोलती है कि कुछ खाना है तुम्हें? नकुल इशारों में ही बोलता है कि मैं लेकर आ जाता हूँ, पर प्रज्ञा ने भी उसका हाथ वहीं पकड़ लिया, और फिर नकुल की नॉर्मल हार्ट बीट तो अब डबल स्पीड के साथ भागने लगी थी, और वो हैरानी से प्रज्ञा को देखने लगा। नकुल ने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा तो प्रज्ञा ने कहा कि वेटर आएगा तो हमारा ऑर्डर हमसे खुद ही ले लेगा। थोड़ी देर बाद हमारा ऑर्डर देकर वो खुद ही चला जाएगा, तुम बस बैठे रहो यहाँ पर। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और बोलता है कि मैम, आपका ऑर्डर। प्रज्ञा बोलती है कि एक पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक। वेटर भी अब उनका ऑर्डर लेकर वहाँ से चला गया, और थोड़ी ही देर में पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर वहाँ पर आ गया। उसने भी प्लेट उसी के बेड पर रख दी, और फिर प्रज्ञा ने भी स्लाइस उठाया और नकुल की तरफ बढ़ा दिया। नकुल ने भी ज़्यादा नखरे नहीं किए, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी इज़्ज़त प्रज्ञा की बात मानकर ही बच सकती है, वरना प्रज्ञा का कोई भरोसा नहीं है। वो सबके सामने कुछ भी हरकत कर सकती है, और फिर उसकी शर्माहट तो और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोलता है। नकुल ने भी प्रज्ञा के हाथों से चुपचाप से पिज़्ज़ा लेकर खा लिया। प्रज्ञा ने फिर उसी पिज़्ज़ा में खुद भी खा लिया, और ऐसे ही वो एक बाइट नकुल को खिलाती और एक बाइट खुद खाती। फिर दोनों ने ही साथ में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी, और थोड़ी देर में ही मूवी स्टार्ट हो जाती है। प्रज्ञा तो मूवी देख ही नहीं रही थी, वो तो बस नकुल की तरफ ही देखे जा रही थी, और नकुल बेचारे का तो शर्मा शर्मा कर ही बुरा हाल हुआ जा रहा था। फाइनली मूवी खत्म हो जाती है, और फिर प्रज्ञा भी नकुल का हाथ पकड़कर थिएटर से बाहर लेकर आ जाती है, और फिर बोलती है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। नकुल ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और इशारों में बताया कि अक्षत और संकल्प ने उसे ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े दिलवा दिए हैं। प्रज्ञा भी उसकी तरफ देखकर बोलती है कि अच्छा, वो तो उन्होंने दिलवाए थे ना, मैंने तो नहीं दिलवाए हैं ना तुम्हें अभी तक कोई भी कपड़े। मैं अलग से दिलवाऊंगी तुम्हें कपड़े। नकुल भी अभी प्रज्ञा से कपड़े ना लेना चाहता था, इसीलिए वो बार बार उसे मना कर रहा था। इनफैक्ट वो प्रज्ञा से कुछ भी नहीं लेना चाहता था, बल्कि जो उसने प्रज्ञा से ले रखा था वो उसे वापस करने का मन बना चुका था। लेकिन वापस कैसे करता? अगर वो प्रज्ञा को सब कुछ वापस कर देता तो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती। फिलहाल के लिए तो प्रज्ञा भी नकुल को लेकर एक मॉल में आ गई थी, और फिर उसने नकुल के लिए कुछ कपड़े खरीदे। फिर उसने टाइम देखा तो अब रात के 8 बजने वाले थे। प्रज्ञा बोलती है कि चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, वरना मेरे घर वाले मुझे स्कूटी भी नहीं चलाने देंगे। चलो अब जल्दी से हमें पहुंचना होगा घर। इतना कहकर उसने भी नकुल का हाथ पकड़ा, और फिर जल्दी जल्दी लेकर मॉल से बाहर आ जाती है। फिर अपनी स्कूटी पर बैठकर नकुल को लेकर सीधा वहां से निकल जाती है, और आधे घंटे में ही उसने अपनी स्कूटी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोकी। नकुल भी स्कूटी से नीचे उतर गया, और प्रज्ञा भी नकुल को देख रही थी। नकुल ने भी हाथ उठाकर उसे बाय कहा। उसके एक हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। प्रज्ञा भी नकुल की तरफ ही देखती रहती है, और फिर उसने भी हल्के से मुस्कुराकर नकुल की तरफ देखकर बाय कहा, और फिर
फिर अपनी स्कूटी लेकर सचादेवा हाउस की तरफ चली गई। प्रज्ञा ने भी स्कूटी अब गार्डन में आकर रोकी और स्टैंड पर लगाते हुए खुद से ही बोलती है कि बहुत सीधा है, बहुत ही ज़्यादा सीधा है। इसकी जगह कोई और लड़का होता ना तो फिर मेरे साथ क्या कुछ कर लेता। और एक ये है जिसे मैं हाथ लगाती हूँ तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना ज़्यादा शर्माता है ये मुझसे। इतना कहकर प्रज्ञा भी अपना हेलमेट उछालते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नकुल के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो भी बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर अब घर के अंदर आ गया। वो अंदर हुआ ही था कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सबने नकुल की तरफ देखा तो नील थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है कि नकुल, तुम बिना बताए कहाँ पर चले गए थे? कम से कम घर में किसी को तो बता देते। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। नकुल के हाथ में बैग से देखकर रुद्र ने भी उसकी तरफ देखा और कहा कि बच्चा थोड़ी ना है नकुल, देखो ना, शायद वो अपने लिए शॉपिंग करने के लिए गया था। नील, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। इतना कहकर रुद्र ने भी उसके हाथों की तरफ इशारा किया। नकुल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो अवनी भी नकुल की तरफ देखकर बोलती है कि अच्छा ठीक है, चल आजा, तू भी खाना खा ले। नकुल ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो अवनी बोलती है कि भूख नहीं है क्या? नकुल ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू फिर बोलती है कि बाहर कुछ खाकर आए हो क्या? तो नकुल ने भी किट्टू की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील बोलता है कि अच्छा ठीक है, जाओ जाकर आराम कर लो, थक गए होगे ना तुम। नकुल ने फिर से अब अपनी गर्दन हाँ में मटकाई और फिर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तो रुद्र बोलता है कि नकुल, तुम्हें हॉस्पिटल कब जाना है? नकुल के कदम तो अब एकदम से रुक गए थे और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके चेहरे पर भी एकदम से घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी और हल्का हल्का सा पसीना आने लगा था। अभी तक तो वो इस बात को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि प्रज्ञा के साथ वो एक डेट पर गया था और इतने में ही उसका पास्ट फिर से उसे परेशान करने लगा था। उसने भी हल्का सा पलट कर रुद्र की तरफ देखा। तो नील बोलता है कि बताओ नकुल, तुम्हारा डॉक्टर इंडिया आया या फिर नहीं आया? नकुल को नहीं पता था कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बस उसने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील बोलता है कि अच्छा ठीक है, जाओ जाकर आराम कर लो, जल्दी आ जाएगा। ना आए तो फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हारी किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। ओके, पता नहीं तुम्हारा डॉक्टर कब आएगा, इतने दिन तो हम नहीं इंतज़ार कर सकते ना। नकुल ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग्स को एक तरफ रखा और फिर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या किस्मत थी नकुल की, बहुत बड़े परिवार में रह रहा था वो, बहुत अमीर परिवार में रह रहा था और बहुत अमीर लड़की भी उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन ये सब कुछ एक सपना जैसा था उसके लिए। उसे तो इस सपने पर भी यकीन नहीं हो पा रहा था अभी तक। एक ही झटके में नकुल के ख्वाब अब एकदम से टूट जाते। नकुल का मन तो अभी ऐसा हो रहा था कि जैसे वो इस परिवार में रुक जाए जहाँ उसे 4 माँ और 4 पिता का प्यार मिल रहा था। नकुल तो बचपन से ही बिना किसी प्यार के ही सहारे पला बड़ा था। उसे इतना प्यार कभी भी किसी ने नहीं दिया था। इतना सारा प्यार देखकर तो उसे भी लालच आने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका लालच किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो अब उनके साथ करीबी नहीं करना चाहता था। कुछ देर तक तो मिरर में खुद को ही देखता रहता है और फिर उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। फिर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। वो बालकनी में जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी प्रज्ञा ने अपने घर की बालकनी से हाथ उठाकर उसे हाय कहा। नकुल ने भी अपना एक हाथ उठाकर उसे हाय कह दिया। लेकिन नकुल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, जबकि प्रज्ञा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे अब नकुल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और शायद अब वो नकुल के साथ अपने फ्यूचर के सपने भी देखने लगी थी। तभी प्रज्ञा ने अपना मोबाइल नकुल की तरफ दिखाया, जिसका मतलब था कि वो मैसेज करने वाली है उसे। नकुल ने भी अपना मोबाइल जेब से निकाला और फिर उसमें प्रज्ञा का मैसेज रीड किया, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने जो तुम्हें कपड़े दिलवाए हैं ना, उन्हें पहनकर मेरे साथ मंदिर चलना है तुम्हें। ओके। नकुल का मूड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब था। उसने भी रिप्लाई करते हुए बोला कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है अब। प्रज्ञा ने भी एकदम से गुस्से में मैसेज किया, क्यों नहीं जाना है तुम्हें? अब हमेशा क्या मैं तुम्हें धमकी देकर ही अपने साथ लेकर जाऊंगी? तुम कभी अपने मन से नहीं कह सकते हो? हाँ, देखो वो मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है और
उसकी मान्यता है कि वहाँ पर अगर 101 बार परिक्रमा की जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नकुल ने भी दुखी मन से मैसेज का रिप्लाई किया कि मेरी कोई मनोकामना नहीं है। प्रज्ञा ने भी रिप्लाई में किया, लेकिन मेरी तो है ना, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ज़्यादा नखरे मत करो, कल सावन का पहला दिन है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। बहुत सारे लोग भी वहाँ पर अपनी मनोकामना मांगने के लिए परिक्रमा कर रहे होंगे, समझे तुम। हम दोनों भी वहाँ पर चलेंगे, परिक्रमा करेंगे और फिर देखना हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बहुत कुछ मिलेगा हमें। बेशक से नकुल थोड़ा सा इनोसेंट था, लेकिन बच्चा नहीं था। उसे प्रज्ञा की बातें समझ में आ रही थी। उसे समझ में आ गया था कि जितना वो प्रज्ञा को लेकर फील कर रहा है, प्रज्ञा भी शायद उसके लिए उतना ही फील करने लगी है। वो भी रिप्लाई करता है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। प्रज्ञा ने भी थोड़ा सा गुस्से में घूरते हुए नकुल को देखा और फिर मैसेज किया, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगी, मुझे जाना है। नकुल ने आखिरी में ही गुड नाइट लिखकर फ़ोन को कट कर दिया और फिर अपने कमरे में आ गया। वो जानता था कि अगर कमरे की लाइट ऑन रहेगी तो फिर प्रज्ञा शायद बालकनी में ही खड़ी रहेगी, उसके उम्मीद में। नकुल ने सबसे पहले आकर लाइट ऑफ की ताकि प्रज्ञा को यकीन हो जाए कि नकुल अब सोने वाला है और वो अब बाहर नहीं आएगा। तो वहीं प्रज्ञा अभी भी अपने बेड पर आकर लेट गई थी। जब जब वो अपनी डेट को याद करती, तब तब उसे एकदम से हंसी आ जाती और फिर शायद थोड़ी थोड़ी सी शर्म भी। फिर वो खुद से ही मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरा केस थोड़ा सा अलग है। मेरे केस में नकुल शर्मा रहा है। प्रज्ञा को नहीं पता था कि नकुल शर्मा नहीं रहा है, बल्कि अपनी औकात से बाहर नहीं आना चाहता है वो। प्रज्ञा को क्या पता कि नकुल कैसे कैसे हालातों से गुजर कर बड़ा हुआ है और उसकी सच में असलियत क्या है। कितने दिन तो वो भूखा सोया है, कितने दिन तो उसने पुलिस स्टेशन के लॉकअप में काटे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ था नकुल के साथ और कितना कुछ उसने बर्दाश्त किया है। प्रज्ञा सबसे अनजान थी और नकुल की किस्मत तो अभी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। अभी भी उसे हमेशा डर सताता रहता था कि प्रताप फैमिली उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल देगी, तो सच में वो कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति का भी अब कुछ करने का मन नहीं करता था। वो इस वक्त अपने किचन में अपने और अपने भाई के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन उसका नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। उसका मन तो कहीं न कहीं एकदम से बेचैन रहता था हर वक्त। जब जब वो नाश्ता बनाती, उसके मुंह में तो सूर्यांश के हाथों के बने हुए खाने का स्वाद ही अपने आप घुल जाता। फिलहाल तो आकृति ने भी बेमन से ही जल्दी से नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और फिर सीढ़ियों की तरफ आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि आ जाओ भैया, नाश्ता कर लो आकर, मैंने नाश्ता बना दिया है, जल्दी से आ जाओ। सक्षम भी हमेशा की तरह ही अपना लैपटॉप का बैग लेकर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया और फिर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आकृति भी उसके पास में ही बैठी हुई थी। आकृति बोलती है कि भैया, मास्टर कंप्लीट करने के बाद में क्या सोचा है आपने? सक्षम ने भी हंसते हुए कहा कि अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं मास्टर्स कंप्लीट करूंगा? मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने बिजनेस को ही संभालना है और फिर तुम भी बाहर निकलो अब। पहले भी तो चैरिटी करती थी ना, एनजीओ से जाती थी तुम, अनाथ आश्रम में भी जाती थी। पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ तुम्हें, घर से निकलना ही बंद कर दिया है, घर से निकलती ही नहीं हो तुम। आकृति भी सक्षम की तरफ देखकर बोलती है कि बस भैया, अब ना मेरा कहीं पर भी जाने का मन ही नहीं करता है। सक्षम भी आकृति की तरफ देखकर बोलता है कि तो फिर मेरे साथ ऑफिस चलो ना, मना मत करना, तुम्हें मना करने का हक नहीं है। ओके। आकृति ने भी सक्षम की तरफ देखा और बोली कि आपके ऑर्डर तो बस मुझ पर ही चलते हैं ना। सक्षम ने बिना सोचे समझे ही कहा कि अरे नहीं, इच्छा पर भी चलेंगे। लेकिन अगले ही पल सक्षम भी एकदम से शांत हो गया था और फिर इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगा था, जैसे वो चाहता हो कि आकृति ने कुछ सुना ही ना हो, आकृति ने कुछ ना सुना हो, बस भगवान। तो वहीं आकृति भी डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोलती है कि जो मैं सोच रही हूँ ना, वो सच तो है। वो अलग बात है कि आपके मुंह से ये सब कुछ सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। ये कहकर आकृति भी सीढ़ियों से होते हुए सीधा ऊपर जाने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद तैयार होकर नीचे आ जाती है। फिर दोनों ही भाई बहन ऑफिस के लिए निकल गए थे। सक्षम भी कार ड्राइव कर रहा था और आकृति जो कि बाहर की तरफ देख रही थी। वो कितनी भी खुद को समझा लेती, लेकिन सूर्यांश की याद तो उसे भी बहुत ज़्यादा आती थी। कहीं ना कहीं उसका मन करता था कि काश पास्ट पूरी तरह से बदल जाए और वो सूर्यांश के साथ कभी मिली ही ना होती, ना ही कभी उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार हुआ होता। कोई जादू हो जाए उसकी लाइफ में, वो और सूर्यांश हमेशा के लिए एक हो जाएं।
तभी उसने भी एक मंदिर की तरफ देखा जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। आकृति ने भी सक्षम के बाजू पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा कि भैया गाड़ी रोको ना। सक्षम बोलता है कि क्या हुआ है अब। आकृति बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी, आज तो सावन का पहला दिन है ना, महादेव पर जल अर्पित करके चलते हैं ना भैया, चलो चलते हैं मंदिर। सक्षम बोलता है कि लेकिन मैंने तो नाश्ता कर लिया है ना। आकृति बोलती है कि मैंने तो नहीं किया है ना, लगाओ ना गाड़ी साइड में प्लीज। सक्षम ने भी गाड़ी रोक दी और फिर मंदिर की तरफ देखकर बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, रहने दो, वैसे भी महादेव भाव के भूखे होते हैं। आकृति बोलती है कि वो सब मुझे नहीं पता है भैया। सक्षम बोलता है कि मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं लेट हो जाऊंगा। आकृति आकृति बोलती है कि लेकिन मुझे जाना है तो जाना है, मुझे उतार दो, उसके बाद आप चले जाना। सक्षम बोलता है कि आकृति तुम ना इतनी ज़्यादा जिद क्यों करती हो। आकृति भी गाड़ी से नीचे उतर गई और फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोलती है कि मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ ऑफिस, मैं मंदिर जा रही हूँ। सक्षम भी गाड़ी से नीचे उतर गया, फिर गुस्से में बोलता है कि आकृति वापस आजा, गाड़ी में बैठ चुपचाप से। सक्षम ने भी इतना ही कहा था कि तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर गई जो कि प्रताप हाउस की थी। और ना जाने क्यों सक्षम को ऐसा लगा कि जैसे हो सकता है कि इस मंदिर में उसे इच्छा मिल जाएगी। अगले ही पल सक्षम बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर तो आकृति ने भी हैरानी से सक्षम की तरफ देखा और फिर एकदम से बोलती है कि अच्छा, एकदम से जाने का प्लान कैसे बन गया आपका। सक्षम बोलता है कि भीड़ देख रही हो तुम, इस भीड़ में तुम कहीं खो जाओगी तो चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सक्षम ने भी आकृति की कलाई पकड़ी और फिर उसे लेकर मंदिर की ओर बढ़ गया और कहीं ना कहीं महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि उसे बस एक नज़र इच्छा देखने को मिल जाए। सक्षम अभी एक छोटी सी उम्मीद लेकर मंदिर में तो आ गया था, लेकिन इतनी भीड़ में इच्छा को देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए। तो वहीं आकृति वो भी नहीं जानती थी कि यहाँ पर प्रताप फैमिली मौजूद है। वो तो बस महादेव से बात करने के लिए आई थी, उन्हें जल अर्पित करके अपने दिल को हल्का महसूस करना चाहती थी। लेकिन इतनी भीड़ देखकर आकृति की भी हालत खराब हो गई थी। उसने भी सक्षम की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ पर तो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सक्षम भी आकृति की बातों को नहीं सुन रहा था, बल्कि वो तो उस भीड़ में बस इच्छा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही आकृति ने फिर से सक्षम की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अरे भैया सुनो ना, वापस चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। एक काम करते हैं, घर के बराबर में जो मंदिर है ना, वहाँ पर कम भीड़ होगी, वहीं पर चलते हैं। सक्षम ने भी आकृति की तरफ देखा और बोला कि नहीं नहीं, जब इतनी दूर यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिर जल अर्पित करके ही जाएंगे। तुम एक काम करो, जाकर लाइन में लग जाओ और मैं जल लेकर आता हूँ। ओके। आकृति बोलती है कि लेकिन आपने तो खाना खा लिया है ना। सक्षम ने कहा कि तो तुम चढ़ाओगी ना जल, चलो जाकर जल्दी से लाइन में लग जाओ, अब नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। आकृति भी लाइन में जाकर लग गई और सक्षम भी थोड़ी देर के बाद एक लोटे में जल लेकर वहां पर आ जाता है और आकृति के पीछे खड़ा हो गया। उसे सच में नहीं पता था कि उसे इच्छा के दर्शन होंगे या फिर नहीं होंगे। उसने तो बस एक बार आसमान की तरफ देखकर मन से कहा कि महादेव, आपके दर्शन होने के बाद एक बार मेरी इच्छा के दर्शन करवा दो ना प्लीज़, मेहरबानी होगी आपकी। और तभी एकदम से महादेव के नाम का जयकारा लगा, जैसे सक्षम की बात सीधा महादेव तक ही पहुंच गई हो। करीब आधा घंटा बीत गया था, लाइन वहीं की वहीं खड़ी थी, थोड़ी भी नहीं खिसक रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या महादेव कराएंगे इच्छा के दर्शन सक्षम को, या फिर सक्षम की आस फिर से जाएगी एक बार टूट? क्या होगा इस कहानी में आगे देखते रहिए।